वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की। ये कोलॉइड्स का आपका दूसरा जो लेक्चर है वो है। पहला लेक्चर मैं कल अपलोड कर चुका हूँ, है ना। तो उसके आगे हम आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, है ना, कोलॉइडल डिस्पर्सन्स की। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो कोलॉइड्स होते हैं ना, उनके पार्टिकल्स पर चार्ज होते हैं। तो ये जो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पर, है ना, जो आपके डिस्पर्स्ड फेज़ है, या जो आपका डिस्पर्स्ड फेज़ है उसके चार्ज के बेस पर ये क्लासिफिकेशन है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कोलॉइड होते हैं ना। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है डिस्पर्स फेज़ पर तो ये पॉजिटिव कोलॉइड कहलाएंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव कोलॉइड्स कहलाएंगे। फिर इसके एग्जांपल दिए पॉजिटिव के, जैसे जिलेटिन, विस्मथ, एल्युमिनियम कोलॉइड, और नेगेटिव के अकेसिया, ट्रागाकैंथ और सल्फर कोलॉइड, है ना। तो इस तरीके से ये ऑन द बेसिस ऑफ आपके चार्ज हो गए क्लासिफिकेशन। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो इंट्रैक्शन पर डिपेंड करता है आपके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के इंट्रैक्शन पर, है ना। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है लायोफिलिक कोलॉइड्स, है ना। तो जो लायोफिलिक है, लायो मतलब सॉल्वेंट या लिक्विड, और फिलिक मतलब लविंग, है ना। तो इसका मतलब ये इस टाइप के कोलॉइड होते हैं, है ना, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बीच में बहुत ज़्यादा अफिनिटी होती है ना। क्या होता है कि ये कोलॉइड्स जो होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग अफिनिटी देखने को मिलेगी आपको डिस्पर्जन मीडिया, ठीक है, और डिस्पर्स्ड फेज के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। और बहुत इजीली ये जो कोलॉइड्स होते हैं ये फॉर्म हो जाते हैं, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेटेड रहते हैं आपके, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका एक मॉलिक्यूल होगा, वो उसके चारों तरफ ना जो सॉल्वेंट होगा वो शीट बना लेता है इस टाइप से, मोनोमॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल की ऐसे शीट बना लेता है ना। तो सॉल्वेटेड रहते हैं ये सारे मॉलिक्यूल, ठीक है, जो डिस्पर्स्ड फेज होती है डिस्पर्जन मीडिया में, ठीक है। तो ये कोटेड रहते हैं आपके सॉल्वेंट से, ठीक है। और क्या होता है कि सॉल्वेशन होने की वजह से जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा विस्कस हो जाते हैं आपके डिस्पर्जन मीडिया से, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपका डिस्पर्स्ड फेज, अगर वो पॉलीमर मॉलिक्यूल हैं, वो अगर पॉलीमर लिया है आपने, ठीक है, तो और वो क्रॉस लिंक्ड हैं, है ना, मॉलिक्यूल हैं जो वो क्रॉस लिंक्ड हैं एक दूसरे से, तो एक नेटवर्क टाइप का बना लेंगे, है ना, नेटवर्क फॉर्म कर लेंगे। और इस नेटवर्क में आपका जो लिक्विड है या जो मीडियम है वो मैकेनिकली एंट्रैप हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से जैसे ये पॉलीमर है, ये पॉलीमर चेन है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें जो क्या है, ये जो लिक्विड है वो एंट्रैप हो जाता है मैकेनिकली, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जेल टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, ठीक है। dispersion media is mechanically entrapped, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सच कोलॉइड जेल आर सिमिलर टू दोज ऑफ सॉलिड्स, है ना। तो इस टाइप से ये जेल बन जाते हैं और सॉलिड के जैसे इनकी प्रॉपर्टी शो होती है, ठीक है। फिर इसके आगे क्या होता है कि जो फॉर्मेशन होता है लायोफिलिक कोलॉइड्स का, वो स्पॉन्टेनियस होता है, इसमें हमें एजिटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये जो कोलॉइड्स होते हैं थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होते हैं, ठीक है, ठीक है, थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है, अगर वाटर है ना, तो उसको हाइड्रोफिलिक कोलॉइड बोलेंगे, और अगर ऑयल है ना, तो आप उसको लाइपोफिलिक कोलॉइड्स बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो है लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं, है ना। इनको बनाना इजी होता है। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल शीट बना लेते हैं जो डिस्पर्जन मीडियम है, वो डिस्पर्स्ड मीडिया के चारों तरफ शीट बना लेते हैं, या फिर एक मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बना लेते हैं, इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं थर्मोडाइनमिकली और स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके जो मेन पॉइंट है वो इस तरीके से है ना। और इनके डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बीच में बहुत अच्छा इंट्रैक्शन अफिनिटी होती है, ठीक है, और इनको बनाना इजी होता है। फिर आते हैं, हम बात करते हैं आपके लायोफोबिक कोलॉइड्स की, जो सेकंड है आपके लायोफिलिक फोबिक कोलॉइड। फोबिया मतलब डर, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो कोलॉइड्स होते हैं ना, उसकी दोनों फेजेस होते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता है ना। मतलब जो आपका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम है
उनके बीच में बहुत कम अट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको बनाना थोड़ा इजी नहीं होता है, ठीक है। और दीज आर स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरफेस चार्ज ऑन पार्टिकल, है ना। ये स्टेबल तो होते हैं, लेकिन क्यों ये स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनके जो चार्ज होता है पार्टिकल्स पे, उसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं ना, तो ये कोएगुलेट नहीं हो पाते या फिर जो है वो सेडिमेंट नहीं हो पाते एक साथ, या एग्रीगेट नहीं फॉर्म कर पाते, ठीक है। और इस टाइप के जो आपके कोलाइड्स होते हैं, इसमें शीथ फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कि मैंने बताया था एक पार्टिकल है उसके चारों तरफ लिक्विड मीडियम जो है शीथ बना लेता है। तो इस टाइप के जो आपके लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं इसमें शीथ फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होते हैं, थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो जब आप वाटर यूज़ करेंगे ना डिस्पर्जन मीडियम की तरह, तो इनको हाइड्रोफोबिक बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये है आपका लायोफोबिक कोलॉइड्स, है ना। इसमें क्या होता है, दोनों फेस जो होते हैं उनके बीच में अफिनिटी अच्छी नहीं होती है, बनाना मुश्किल होता है, शीट एब्सेंट होने की वजह से ये अनस्टेबल होते हैं थर्मोडाइनमिकली, ठीक है। और अगर वाटर आपने यूज़ किया है एज अ डिस्पर्जन मीडियम, तो आप उसको हाइड्रोफोबिक जो कोलाइड है वो बोलेंगे। और अगर यहाँ पर लिपिड यूज़ किया है तो लाइपोफोबिक बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कोलॉइड्स जो आपका क्लासिफिकेशन में है, वो है एसोसिएशन कोलॉइड, है ना। एसोसिएशन कोलॉइड्स में हम एग्जांपल लेते हैं आपके जो सरफेक्टेंट होते हैं ना उनकी, ठीक है। क्या होता है कि ये एम्पीफाइल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। एम्पीफाइल मतलब इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक साथ होते हैं, ठीक है। ये इस टाइप के मोनोमर होते हैं इनका ये हेड होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो टेल होती है चेन होती है कार्बन की, तो ये हाइड्रोफोबिक होती है या लाइपोफिलिक होती है, ठीक है। तो इस टाइप से इस पर दोनों टाइप के चार्ज होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो लो कंसंट्रेशन होता है उस पर ये एम्पीफाइल मोनोमर के फॉर्म में रहते हैं, मैंने जैसे बताया इस टाइप से, ठीक है। और जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाते हैं, जैसे हमने एक वाटर लिया एक बीकर में, ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि पहले थोड़ा सा अमाउंट हमने सरफेक्टेंट का डाला, ठीक है। तो क्या रहेगा, ये मोनोमर के फॉर्म में रहेगा, लेकिन हम जैसे जैसे इसमें कंसंट्रेशन और बढ़ाते जाते हैं सरफेक्टेंट का, ठीक है, तो ये मोनोमर जो है वो एग्रीगेट बनाने लगते हैं इस टाइप से, ठीक है। एग्रीगेट फॉर्म स्टार्ट हो जाता है उनका होना, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो ये एग्रीगेट हो जाते हैं ना, जब 50 से 100 जो मॉलिक्यूल है उनका एग्रीगेशन हो जाता है ना, तो इनको हम माइसेल्स बोलते हैं, ठीक है। माइसेल बोलते हैं इनको, है ना, मोनोमर के एग्रीगेट को, ठीक है। और वो कंसंट्रेशन जिस पर माइसेल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको हम सीएमसी बोलते हैं, ठीक है। क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन बोलते हैं उसको, है ना, जिस कंसंट्रेशन पर ये एग्रीगेट बनना फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और बिलो द CMC surfactant एजेंट अंडरगो एड्जॉर्प्शन एट एयर वाटर इंटरफेस। क्या होता है कि CMC के नीचे जो आपका कंसंट्रेशन है उस पर क्या होता है कि जो हम सरफेक्टेंट डालते हैं, वो ये जो एयर और वाटर का इंटरफेस है इसके ऊपर ये वाटर है, ये जो ये जो लेयर है इसके ऊपर ये वाट एयर है ना, और इसके ये ऊपर एयर है यहाँ पर, ठीक है। और इसके नीचे ये लिक्विड है पूरा, है ना, ये जो लेयर है यहाँ से लिक्विड है। तो ये इंटरफेस है जहाँ पर मैं डॉट बना रहा हूँ, ये इंटरफेस है लिक्विड और एयर के बीच में, है ना। तो क्या होता है जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं या सरफेक्टेंट डालते हैं, तो ये यहाँ पर इस वाली लेयर पर ना एड्जॉर्ब होते जाते हैं और सेचूरेट करते हैं इस वाली जो लेयर है, मतलब एयर वाटर इंटरफेस को, है ना। तो स्टार्टिंग में ये सेचूरेट होते हैं धीरे धीरे, और जैसे ही ये CMC पर पहुंचता है कंसंट्रेशन, है ना, तो ये क्या होता है कि ये एग्रीगेट का फॉर्म स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। माइसेल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो आपकी बल्क फेज़ होती है यहाँ पर, बल्क फेज़ मतलब यहाँ बीच में, है ना, यहाँ पर एग्रीगेट बनना स्टार्ट हो जाता है। इनिशियली ये लेयर पर, है ना, एयर वाटर इंटरफेस पर बनता है, एयर वाटर इंटरफेस को सेचूरेट करते हैं, ठीक है। एयर वाटर इंटरफेस मतलब ये वाली इंटरफेस यहाँ पर, है ना। फिर जैसे आप CMC पर पहुँचते हैं, ये बल्क फेज़ में यहाँ पर एग्रीगेट बनना चालू हो जाते हैं, माइसेल्स बनना, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से होते हैं ये आपके एग्रीगेशन या एसोसिएशन कोलॉइड्स, ठीक है। एसोसिएशन कोलॉइड से ये होते हैं, ठीक है।
ये आप देख रहे होंगे ये मोनोमर के फॉर्म में है आपका सरफेक्टेंट ना, एक कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद ये इस टाइप से आपका मायोसेल्स फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये है स्फेरिकल साइज का, ठीक है, शेप का, और इसके नीचे आपका ये लेमिनार मायोसेल्स है ना, ये लेमिनार मायोसेल्स फॉर्मेशन, ये दो टाइप के फॉर्मेशन दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कोलॉइड्स की। ठीक है, तो जो कोलॉइड्स होते हैं उसमें सबसे पहले आती हैं आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि जो सबसे पहला है आपका टिंडल इफ़ेक्ट। टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है, जब कभी हम कोलॉइड से लाइट को पास करते हैं ना, तो क्या होता है कि ये जो लाइट पास कर रहे होते हैं हम कोलॉइड से, है ना, वो स्कैटर हो जाती है इस टाइप से। ठीक है, ये होता क्यों है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस लाइट को, है ना, स्कैटर कर देते हैं ना, स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, तो ये हमको जब हम इस तरह यहाँ से, या फिर आप यहाँ से माइक्रोस्कोप से या आई से डायरेक्ट देखोगे, या यहाँ से या फिर सामने से देखोगे, तो ये आपको लाइट यहाँ पर ऐसे कॉन टाइप से दिखेगी फैलती हुई, है ना, ये कॉन दिखेगी आपको इसको। ठीक है, ये कॉन कहलाती है आपकी टिंडल कॉन, है ना, इसको आप टिंडल कॉन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसकी थ्योरी देखते हैं एक बार। द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज अ लाइट बीम passes थ्रू अ colloid. The individual dispersed particle scatter and reflect light, है ना, make the beam of visible. The illuminated path is known as Tyndall cone. The Tyndall effect was first described by John Tyndall in 1869। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको सब कुछ डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ये सबसे पहले जो फिजिसिस्ट हैं टिंडल, जॉन टिंडल, इनने 1869 में ये इफेक्ट देखा था। ठीक है, और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो स्कैटर हो रही है ना, वो डिपेंड करेगी आपकी कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में उसका कितना डिफरेंस है ना, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम का, उसके बीच में जो डिफरेंस है उस पर आपका स्कैटर डिपेंड करेगा, कितना ज़्यादा स्कैटरिंग होगी लाइट की, है ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट मतलब क्या है कि जब हम कोलॉइड से किसी लाइट बीम को पास करते हैं, तो जो लाइट बीम है वो, या लाइट है वो, कोलॉइडल पार्टिकल से स्कैटर हो जाती है। ठीक है, ये फिनोमिना आपका टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पता ही है, जैसे जब हम फ्लैश लाइट बीम पास करते हैं मिल्क से, है ना, तो ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, फिर Tyndall effect is also used in commercial and lab setting to determine the particle size of aerosol, है ना, तो इसका एक एप्लीकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने यहाँ पर लाइट बीम पास की है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने लाइट बीम पास की है, तो ये आपको टिंडल कॉन दिखाई दे रहा होगा, है ना, और ये स्कैटरिंग आपको दिख रही है। ये सॉल्यूशन में कोई स्कैटरिंग नहीं हुई है लाइट की, है ना, जबकि आपको ये कोलॉइड में आपको दिख रही होगी, ये स्कैटर हो गई जो आपकी लाइट है पास करने पर। ठीक है, फिर आपका सेकंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, इसका यूज़ करते हैं हम। ठीक है, क्या करने के लिए, जो एक्चुअल पिक्चर है पार्टिकल्स की वो देखने के लिए। ठीक है, इससे हमें साइज, शेप और स्ट्रक्चर का पता चलेगा, जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, उसका, है ना, कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो हमें पता चलेगा कि पार्टिकल है और उसका साइज, शेप कैसा है। ठीक है, और इसकी जो हाई रिजॉल्विंग पावर होती है ना, ये इसका मेन फीचर होता है। रिजॉल्विंग पावर मतलब मिनिमम से मिनिमम या स्मॉलेस्ट जो आपका साइज़ है वो देख सकते हैं हम, बहुत स्मॉल पार्टिकल साइज़ भी इससे देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, है ना। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं कि एक आपका सॉल का, जो आपका कोलॉइड है उसका सैंपल ले लेंगे। ठीक है, और इसके सामने जो है हम एक डार्क बैकग्राउंड लगा देंगे, है ना, और फिर यहाँ से हम इंटेंस लाइट बीम पास करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से जब सामने से जब यहाँ से आप देखेंगे, है ना, मतलब ये जो बैकग्राउंड है इसके सामने से जब आप देखेंगे,
जहाँ से आपकी स्क्रीन, जहाँ से आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो आपको ये जो पार्टिकल हैं वो चमकते हुए दिखेंगे, है ना। और ये जो बैकग्राउंड है ये डार्क रहेगा, ये पीछे है, मतलब स्क्रीन के अपोजिट साइड से, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो आपका अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है उसका फीचर है, ठीक है। When an intense light beam is passed through the soul against a dark background at right angle to the plane of observation, the particle will appear as a bright spot, ठीक है, which can be observed and counted। तो आप उनको, ठीक है, ब्राइट स्पॉट्स को काउंट कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज़ है, ठीक है। फिर जो चौथा फीचर है वो है लाइट स्कैटरिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, है ना। क्या होता है कि जो लाइट स्कैटरिंग जो फिनोमिना है या फिर जो इसकी प्रॉपर्टी है, वो इस पार्टिकल्स के साइज और शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देती है हमारे लिए, ठीक है। ठीक है, स्कैटरिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ टर्बिडिटी, है ना। द टर्बिडिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, है ना। ठीक है, तो टर्बिडिटी के फॉर्म में हमको जो स्कैटरिंग है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और जो जितनी ज़्यादा स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपकी टर्बिडिटी होगी, टर्बिडिटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप टर्बिडिटी का यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन साइज और शेप की निकाल सकते हैं पार्टिकल की, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलॉइड बाय यूजिंग, ठीक है, फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से आप उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। Hc/T इक्वल टू 1/m प्लस 2Bc, ठीक है। यहाँ पर T जो है वो टर्बिडिटी है, ठीक है। C है कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, M इज़ मॉलिक्यूलर वेट, B इज़ इंट्रैक्शन कांस्टेंट, H इज़ ऑप्टिकल कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप M की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो काइनेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। काइनेटिक प्रॉपर्टी, इसके अंदर जो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन जैसे कि मैं आपको बता दूं क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं डिस्पर्स्ड पार्टिकल, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड को देखते हैं तो क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है ना वो जिगजैग पाथ पर मोशन करते हुए दिखेंगे आपको इस तरीके से, है ना। तो ये होता क्यों है, क्या होता है कि जो आपका कोलॉइड है, ठीक है, इसमें जो आपका डिस्पर्स्ड फेज़ है ना, जो आपका डिस्पर्स्ड फेज़ है, इस पर जो डिस्पर्जन मीडियम होता है ना, लिक्विड, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आके हम बम्बार्डमेंट करते हैं, उस पर टकराते हैं बार बार हर पार्टिकल पे चारों तरफ से, है ना। तो क्या होता है कि इनकी टक्कर की वजह से जो कोलॉइडल डिस्पर्स्ड फेज़ है ना, डिस्पर्जन मीडियम के कोलॉइड अटैक की वजह से, मतलब बम्बार्डमेंट की वजह से, है ना, बार बार मॉलिक्यूल से टकराते हैं, जिसकी वजह से वो ज़िगज़ैग मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। ये जो फिनोमेना है ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। और यही मूवमेंट है जिसकी वजह से जो कोलॉइड्स है वो स्टेबल रहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि इन टक्कर की वजह से वो मोशन में रहते हैं कंटिन्यूसली, है ना, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन जाके सेटल नहीं हो पाते हैं ना, लगातार ये ज़िगज़ैग मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ब्राउनियन मूवमेंट देख रहे होंगे, ठीक है। सेकंड है आपका डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न तो आप जानते ही होंगे क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं कोलॉइडल पार्टिकल, जब क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं, जब तक कि दोनों तरफ या फिर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब सारे जगह पर जब तक कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता तब तक वो मूवमेंट करते रहते हैं ना, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो फिक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको क्या डिस्क्राइब करते हैं, सॉरी, डिनोट या फिर एक्सप्लेन करते हैं, सॉरी। ये है जैसे कि डिफ्यूज फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि डी क्यू इक्वल टू, ये माइनस नहीं है ना, ये माइनस नहीं है, डी क्यू इक्वल टू माइनस डी एस इंटू डी सी अपॉन डी एक्स इंटू डी टी, है ना। यहाँ पर जो कैपिटल डी है वो डिफ्यूज़न कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो डी क्यू है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफ्यूजिंग इन टाइम डी टी, ठीक है।
across the plan of area S and DC is the change in concentration है। और ये सारे इसके जो फॉर्मूले में जो भी वो उसके पार्ट हैं ना। फिर इसके बाद सेडिमेंटेशन, नेक्स्ट रो। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि स्टोक्ला से हम स्टोक्ला इसको डिस्क्राइब करता है सेडिमेंटेशन को, है ना। तो जो सेडिमेंटेशन है वो उसका फॉर्मूला है V इक्वल टू 2R² रो माइनस रो ज़ीरो G अपॉन 9 ईटा ज़ीरो, है ना। यहाँ पर G जो है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, R रेडियस है, ठीक है। V वेलोसिटी या सेडिमेंटेशन वेलोसिटी या सेडिमेंटेशन रेट है। P जो रो है वो डेंसिटी है स्फेरिकल पार्टिकल की, रो ज़ीरो है जो डेंसिटी है मीडियम की, ईटा ज़ीरो है विस्कोसिटी ऑफ जो आपका मीडियम उसकी, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। तो जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं जो आपके डिस्पर्स्ड फेज है उसके पार्टिकल क्या होता है जब हम आपका कोलॉइड है उस पर जब हम इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ना, तो उसके जो मूवमेंट होता है अपोजिटली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स्ड फेज के वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये फिनोमेना आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपने एक यहाँ पर एक आपने एक क्या करते हैं हम एक YouTube ले लेते हैं इस टाइप से, ना। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं दो, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कोलॉइड के मॉलिक्यूल हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। जैसे ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसके तरफ जो नेगेटिव आयंस होंगे कोलॉइड के जो डिस्पर्स्ड फेज होगी वो मूवमेंट करेगी, और ये नेगेटिव फेज़ है, नेगेटिव एनोड है, तो इसके तरफ जो पॉजिटिव होंगे वो मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो कोलॉइड पार्टिकल है उनका मूवमेंट होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी कोलॉइडल जो सिस्टम होता है उस पर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, उस पर जाएंगे पॉजिटिव पार्टिकल, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव, और जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, उस पर जाएंगे आपके नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है। इस तरीके से आपका मूवमेंट होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब है और इसमें जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, और ये आपका मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका फिनोमेना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में है इलेक्ट्रॉनिक डबल लेयर, ठीक है। तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि क्या होता है डबल लेयर फॉर्मेशन, ठीक है। क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो अपने कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स्ड फेज के, वो चार्ज रहते हैं ना। तो क्या होता है इस चार्ज की वजह से ना जो आपका मीडियम होता है या डिस्पर्जन मीडियम होता है उसके जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। जैसे ये मान लीजिए आप नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये चारों तरफ इसके पॉजिटिव चार्ज एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो आपका सॉरी एक सेकेंड, ये हाँ, यहाँ पर फिर क्या होगा कि जो यहाँ पर जो एरिया है ये वाला एरिया ये पूरा इलेक्ट्रो न्यूट्रल हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं होगा, या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इस पर नेगेटिव है चार्ज और इसके चारों तरफ एब्जॉर्ब हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पर टोटल जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि अब ये पॉजिटिव आयंस जो इस पर एब्जॉर्ब हो गए हैं ना, ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे नेगेटिव आयंस को, है ना। तो ये धीरे धीरे करके नेगेटिव आयन आना स्टार्ट हो गया इसके पास।
ठीक है। लेकिन इसके साथ में कुछ पॉजिटिव आयंस या चार्ज भी होंगे, है ना। तो इस तरीके से डबल लेयर बन जाती है आयंस की, है ना, या चार्ज पार्टिकल्स की। ठीक है। अब इन नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आना स्टार्ट हुए हैं। ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव आयंस भी आना स्टार्ट हुए। तो इस तरीके से ये यहाँ पर एक डिफ्यूज्ड जो है वो आयंस या चार्ज की लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं ना। तो ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक डबल लेयर है ना, जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। The electrical properties of colloid can also be explained by electronic double layer theory. According to this theory, a double layer of ions appear at the surface of solid. ठीक है। The ion preferentially absorbed uh, is held in fixed part and imparts charge to the colloidal particle. ठीक है। ये वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। ठीक है। तो इसको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ ही गया होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट आपका फिनोमेना है वो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का मतलब जब हम क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ये आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हमने क्या किया इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में, ये आपका एक आपको ये असेंबली दिख रही होगी ना। इसमें क्या किया है हमने कि जो आपका कोलॉइड सॉल्यूशन है ये हमने यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक है। और ये दो हमने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा दी हैं। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। ठीक है। फिर हमने क्या किया है इसमें इस पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टार्ट की है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया कोलॉइडल सॉल्यूशन पे, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये सेपरेट है ना, इसके बीच में भरा हुआ है। ठीक है। और ये सॉलिड है, पूरा कंपार्टमेंट है। तो क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल हैं आपके कोलॉइड के, ये अब जो आपके ये जो इलेक्ट्रोड है इनकी तरफ मूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो आपकी जो मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इनको इनके मूवमेंट को हिंडर करेगी, है ना। तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो इस मेम्ब्रेन पर क्या प्रेशर अप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि वो उस तरफ जा नहीं पा रहे हैं, है ना। और क्या होगा कि इससे ये होगा कि पार्टिकल तो मूवमेंट नहीं करेंगे आपके कोलाइड के, लेकिन जो आपका सॉल्यूशन मीडियम है वो मूवमेंट करेगा, है ना, इस पर प्रेशर लगा के। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस फिनोमेना को, है ना। ठीक है। तो आपको क्लियर तो हो ही गया होगा इस ये। ठीक है। सिर्फ क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आपके जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है उसका होता है इसमें। ठीक है। ना कि आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स का। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी आपको। और बीच में एक इंटरप्शन हुआ था तो आपको सॉरी बोलूँगा, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है। और इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है आपको तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर आप मुझसे इसको क्लियर कर सकते हैं अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो। ओके, थैंक यू।